बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में। इससे पहले हम जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड जो थर्मल एक्सपेंशन है, उनके जो कॉफिशेंट है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन है और टेम्परेचर स्केल्स, उन सब के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम जो फर्दर इसकी जो हीट और थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विद द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। अगर आप दो तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस लें, फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, आयरन ले लें और उन तीनों को आप जो आग के ऊपर एक खास टेम्परेचर या हीट देना शुरू कर दें, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो तीनों में टेम्परेचर राइज होगा वो डिफरेंट होगा। इसकी वजह यह है कि तीनों की जो हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ मास m by 1 डिग्री और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी किसी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन राइज करने के लिए उसको कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उसको हम उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कहते हैं, जिसको Cm से इंडिकेट किया जाता है। अगर डेल्टा Q जो है वो चेंज इन हीट हो, डेल्टा टाइम जो वो चेंज इन डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर हो, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Cm इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। अच्छा जी, अब ये जो हीट कैपेसिटी है ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर वन, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि जो मटेरियल जिसको हम हीट अप करना चाह रहे हैं, जिसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल वाटर है तो उसके लिए हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, एल्यूमिनियम है उसकी डिफरेंट होगी, स्टील है उसकी डिफरेंट होगी। इस तरह मैस ऑफ द मटीरियल कि अगर 1 किलोग्राम सब्सटेंस है उसको हीट करने के लिए आपको जो हीट चाहिए वो डिफरेंट होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट हीट चाहिए। और वही अगर 10 किलोग्राम मैस है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट हीट रिक्वायर्ड होगी। और तीसरा है राइज इन टेम्परेचर, कि अगर आप 1 किलोग्राम के सब्सटेंस को कैंडल के ऊपर रखकर हीट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो राइज इन टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा। और अगर उसी 1 किलोग्राम को आप किसी बड़े बर्नर के ऊपर रख दें तो उसके अंदर जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। तो जो सिस्टम इंटरनेशनल का जो यूनिट है हीट कैपेसिटी का, दैट इज जूल पर केल्विन। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी असल में एक क्वांटिटी ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी असल में हीट कैपेसिटी है, बट इसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं विद सम सब्सटेंस और उसका यूनिट मास दैट इज 1 किलोग्राम। यानी कि आप किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के 1 किलोग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन या 1 डिग्री राइज करते हैं, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। जबकि सिंपल हीट कैपेसिटी में हमने गिवन मास की बात करते हैं, लेकिन यहां पर हम एक यूनिट मास की बात करते हैं जो कि 1 किलोग्राम होता है। तो मैथमेटिकली इट इज रिटन एज C इज इक्वल टू Cm ओवर m। तो यहां पर जो Cm की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं हीट कैपेसिटी की, वो यहां पे प्लेस करें तो अल्टीमेटली जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती है उसका फार्मूला आ जाएगा डेल्टा Q ओवर m डेल्टा T। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाती है जी इसके जो SI यूनिट्स हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, दैट आर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस का वेट ऐड हो जाता है। जो स्पेसिफिक कैपेसिटी उसका था जूल पर केल्विन, लेकिन यहाँ पे चूंकि सब्सटेंस का वेट ऐड हो जाता है तो इसके अंदर किलोग्राम भी आ जाता है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यहाँ पर हमारे पास इस टेबल के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दी गई है, और इसके अकॉर्डिंग जो एथेनॉल है उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है, और टेबल में सबसे जो कम हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास आ जाती है लेड की। तो इस तरह हर मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट है वो डिफरेंट होती है। अच्छा जी, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ सी शोर, के समंदर के किनारों पर जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है? कि पानी
और लैंड, अगर हम इन दोनों की बात करें तो लैंड की हीट कैपेसिटी कम होती है जबकि पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, विच मीन्स के एट द डे टाइम जो लैंड है, जो सैंड है, वो जल्दी हीट अप हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। तो जब अगर वो जल्दी हीट हो जाएगी, इसका मतलब है कि लैंड के ऊपर से जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी और समंदर से ठंडी हवा जो है वो आएगी हमारे जमीन की तरफ। इस तरह रात के वक्त जो लैंड है वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है और वो फिर लैंड ब्रीज की सूरत में हवा को मूव करवाने के लिए फायदेमंद देती है, जिसका मतलब ये कि डिफरेंट हीट कैपेसिटीज होने की वजह से जो हवाएं हैं, जो कूल ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। उसके बाद जो वाटर है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से कूलेंट इस्तेमाल होता है, जैसे बड़े बड़े इंजन्स के अंदर उनके जो कार्बोरेटर्स हैं उनके अंदर हम वाटर को एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंजन के जो गर्म हिस्से वहां से हीट को एब्जॉर्ब करके वहां से रिमूव करवाते हैं। ओके जी, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है और एक लेड का ब्लॉक है, दोनों को वैक्स के ऊपर रखा हुआ गर्म करके। तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो ब्लॉक है वो वैक्स के अंदर ज्यादा घुस गया है एज कंपेयर टू लेड। उसकी वजह ये है कि एल्यूमिनियम का ब्लॉक की हीट कैपेसिटी जो है वो कम है, इसलिए उसने हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया है और रिलीज भी ज्यादा किया है, जबकि जो लेड है उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम है, तो उसने कम एब्जॉर्ब की है और रिलीज भी कम की है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी लेटेंट हीट एंड फेज चेंज। अब लेटेंट हीट क्या कहलाती है? देखिए, अगर आप एक आइस क्यूब को लेते हैं और उसको अगर आप किसी बर्तन में रख के हीट अप करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आइस क्यूब का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, और जब आप उसको हीट करना शुरू करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो जो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है? वो जितनी भी हीट हम उसको प्रोवाइड करें वो सारी की सारी हीट वो हीट एनर्जी उस आइस को मेल्ट करवाने में यूज हो रही है, रादर देन उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करवाने में। तो ये जो हीट है जो सारी की सारी टेम्परेचर राइज करवाने के बजाय उसके फेज को चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है, इस तरह की हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट of a substance, solid into liquid or vapor or liquid into vapor, but does not change its temperature is called the latent heat of the substance। यानी कि वो हीट जो टेम्परेचर का जो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करवाती बल्कि उसकी स्टेट चेंज करवाती है, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करे या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करे, उस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब ये लेटेंट हीट भी 2 तरह की होती है। उनमें फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये वो एनर्जी है रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। यानी कि वो लेटेंट हीट जो किसी सॉलिड मटेरियल को लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें किसी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास 1 किलोग्राम। अब देखिए हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, यूनिट मास 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द लिक्विड, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। यानी कि अगर हम जनरल बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर उसको स्पेसिफाई कर दें यूनिट मास के साथ तो ये हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बन जाती है। मैथमेटिकली लिखें तो डेल्टा क्यू एम एल एफ है, जब डेल्टा क्यू जो वो चेंज इन हीट है, एम जो वो गिवन मास है, और एल एफ जो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर एम बन जाता है। ऐसा यूनिट जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन के वो है जाउल पर किलोग्राम, विच इज एक्सप्रेस एज जाउल पर किलोग्राम। यानी कि पर किलोग्राम यूनिट के अंदर जो हीट जो अब्जॉर्ब हो रही है दैट इज जाउल पर किलोग्राम, और ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। तो ये थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है कन्वर्ट द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस
फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, यानी कि इसमें अब हम लिक्विड स्टेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैसियस स्टेट के अंदर। तो उस एनर्जी को, उस हीट को हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर उसको हम स्पेसिफाई कर दे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू गैस, यानी कि अगर हम 1 किलोग्राम एक स्पेसिफिक यूनिट मास को लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इफ द डेल्टा क्यू इज द चेंज इन द टेम्परेचर, M is the mass and LV is the latent heat of vaporization। रीअरेंज करें तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, और अगेन इसका भी जो यूनिट है वो जॉल पर किलोग्राम ही है, और ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होती है। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की कि आइस और वाटर के फेज चेंज कैसे होता है और किस तरह वो टेम्परेचर को चेंज करते हैं और उसकी फेज डायग्राम क्या होती है। लेकिन जी उसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उसको एक बर्नर के ऊपर प्लेस करते हैं और इस बीकर के अंदर हम आइस क्यूब्स डाल देंगे और एक थर्मामीटर इसके अंदर प्लेस कर देंगे और बर्नर को ऑन कर देंगे। अब जरा गौर से इस ग्राफ को देखिएगा। अब इसके एक एक फेज को हम डिस्कस करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि जो आइस हमने स्टार्ट में प्लेस की है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और वो आ जाएगा 0 पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब आप देखेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब हम जो हीट पर उसको दे रहे हैं, जो टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, अब वो सारे का सारा टेम्परेचर उसमें एब्जॉर्ब होता जा रहा है। टाइम गुजरता जा रहा है, वो सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब होती जा रही है। वो हीट कहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो सारी की सारी हीट इस्तेमाल हो रही है उस कि सॉलिड स्टेट को, उस सॉलिड फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको हम जो है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जिसमें ये जो हीट है या ये जो एनर्जी है ये उस सॉलिड फेज को कन्वर्ट कर रही है लिक्विड फेज के अंदर। और जब सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसका टेम्परेचर अगेन राइज करना शुरू करेगा, और ये तब तक राइज करता रहेगा जब तक सारे का सारा जो लिक्विड है वो हीट अप ना हो जाए। यहां तक अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके ये टेम्परेचर राइज होता रहेगा। अब 100 पे आके अब लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया, किस में, गैस में। तो अगेन जो राइज इन टेम्परेचर है वो नहीं होगा, राइज इन टेम्परेचर रुक जाएगा और सारी की सारी एनर्जी यहां पर जो है वो एब्जॉर्ब होगी फॉर द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, जिसको हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये तब तक चेंज होता रहेगा, तब तक चेंज होता रहेगा जब तक सारे का सारा लिक्विड इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सारे का सारा लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब सारा लिक्विड वेपोराइज हो जाएगा देन उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करना शुरू करेगा अगले फेज के लिए। तो इस तरह ये वाला जो फेज है इसको हम मेल्टिंग कहते हैं, उसके बाद ये वाला जो फेज है इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। इस फेज में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इस फेज में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इन फेजेस के अंदर जो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बल्कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी फेज चेंज में, उसकी जो स्टेट है उसको चेंज करने में। यहां पर इस टेबल के अंदर कुछ मटेरियल की जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है। ओके जी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जो एक एलिमेंट है गैलियम, उसकी हीट ऑफ फ्यूजन इतनी कम है जो सिर्फ 80 किलो जॉल्स है। तो मतलब ये कि अगर आप उसको हथेली पे भी रख लेंगे तो वो आपकी हाथ की हथेली जैसे थोड़े से टेम्परेचर पर भी मेल्ट डाउन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि क्या गर्म पानी से जो डैमेज है वो ज़्यादा होगा या स्टीम से डैमेज ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली स्टीम से जो है वो डैमेज ज़्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री या 100 डिग्री से कम होगा, जबकि जो स्टीम है वो 100 डिग्री से भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसके बाद का वो फेज है। तो स्टीम का टेम्परेचर जो है वो वाटर के टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए स्टीम से जो बर्निंग होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। ओके जी, इसके बाद
यहाँ पर एक और हमारे पास टर्म है जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि अमूमन होता ये है कि अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड फेज में जाता है देन गैस में जाता है, बट अगर कोई सब्सटेंस जो वो है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाए तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ड्राई आइस है, ड्राई आइस असल में फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब हम उसको हीट देते हैं तो वो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जो एक सब्लिमेशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ कॉमेट्स हैं, जब वो सन के करीब पहुंचते हैं तो उनके ऊपर जो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फौरन से कन्वर्ट होती है गैस के अंदर, जिसकी वजह से कॉमेट की जो हमें टेल है वो नजर आती है और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके जी, इससे रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अगेन वही फॉर्मूला है, सिर्फ वैल्यू पुट करने से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं जी एवेपोरेशन की। अब एवेपोरेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है। आमतौर पर होता यह है कि जब हम हीट देते हैं किसी मटेरियल को या वाटर को हम हीट देना शुरू करते हैं तो वाटर की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू होती है। अब कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो ऑलरेडी सरफेस पर मौजूद होते हैं और ज़रा सी उनको हीट देने से वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उस लिक्विड को छोड़कर फिजा में एज ए स्टीम जो है वो चले जाते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को गेन करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड स्लोली चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही जो मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े करके जो है वो वेपोरेट होते जाते हैं विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट इज कॉल्ड द वेपोरेशन ऑफ लिक्विड। यहाँ पर दो बातें, एक हम बॉइलिंग पॉइंट से नीचे की बात करें और सेकेंडली कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसको किसी तरह से भी उसको हीट अप नहीं कर रहे। इसकी सादा मिसाल है कि अगर आप कपड़ों को हवा में फैलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो लिक्विड है वो ड्राई आउट हो जाता है, जबकि कपड़ों का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता। इस तरह अगर किसी डिश के अंदर पानी रख दें थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाता है। ये एवेपोरेशन की एग्जांपल्स हैं। अब एवेपोरेशन का जो रेट है कि एवेपोरेशन किसकी वजह से एवेपोरेशन जो रैपिड होगी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनमें से हम चंद एक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो नेचर ऑफ द लिक्विड है कि आप कौन सा लिक्विड है जिसकी एवेपोरेशन करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, वो पेट्रोल को अगर हम गिराएं तो वो फौरन से वेपोरेट हो जाता है क्योंकि उसको बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए उसके मॉलिक्यूल्स को स्टीम बनने के लिए। इसी तरह जो सिपरेट है वो भी बड़ी जल्दी से वेपोरेट हो जाता है एज कंपेयर टू द वाटर। तो नेचर ऑफ द लिक्विड जो है वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से वेपोरेशन कम या ज़्यादा होती है। उसके बाद है जी हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी वजह से भी वेपोरेशन तेज होती है क्योंकि आप उसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसको इंटरनल एनर्जी देते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और वो जो वाटर सरफेस है उसको छोड़कर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि जो वाटर से एनर्जी लेके निकलेगा जो मॉलिक्यूल उसने सराउंडिंग में ही जाना है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ही बहुत कम होगा तो वो अगेन वापस वाटर के अंदर जो है वो आ जाएगा रादर देन कि वो सराउंडिंग में ही रहे। तो इससे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो भी अहम है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि सैचुरेशन कितनी है। अगर ऑलरेडी हवा के अंदर इतनी ज़्यादा नमी, इतने ज़्यादा वाटर वेपर ऑलरेडी मौजूद है तो मज़ीद वेपर्स वहाँ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि उनका जो प्रेशर है हवा के अंदर वाटर वेपर्स का वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू लिक्विड, तो उसकी वजह से भी वेपोराइजेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इस तरह एरिया ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द एक्सपोजर सरफेस ऑफ द लिक्विड, कि अगर आप किसी लिक्विड को एक लिक्विड को आप इतने से बर्तन में डाल करके और एक लिक्विड को इतने बड़े बर्तन में डालें तो ऑब्वियसली जो बड़े बर्तन वाला लिक्विड है वो जल्दी वेपोरेट होगा। उसकी वजह ये कि ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज्ड है सराउंडिंग की तरफ, इसलिए उसकी एवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। इस तरह मूवमेंट ऑफ द एयर के ऑफर्स करें, कोई कंटेनर है इसके ऊपर जो है इसके अंदर कोई लिक्विड है और यहाँ से वाटर वेपर जो है वो बन के ऊपर उड़ रहे हैं।
अगर इधर से हवा इसमें से चलती है तो ये इन वाटर वेपर्स को लेके इस तरफ निकल जाएगी और यहाँ पे जगह फिर खाली हो जाएगी और नीचे से जो वाटर वेपर्स है वो मजीद यहाँ पर आ सकेंगे। तो जो मूवमेंट ऑफ एयर है ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो वाटर वेपोराइजेशन को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद ड्राइनेस ऑफ एयर, वही जो बात हम पहले भी कर चुके कि हवा कितनी ज्यादा ड्राई है, यानी कि हवा के अंदर जो नमी का कंटेंट है वो कितना कम या ज्यादा है, उसकी बेस पर भी जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो कम या ज्यादा हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद एवेपोरेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त काज है जिसको प्रैक्टिकली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग की वजह बनती है। एवेपोरेशन जहाँ पर होती है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा। आपने अक्सर फील किया होगा कि अगर अपने हाथ पे जो सिपरेट या पेट्रोल का कुछ हिस्सा गिरा ले तो वो जल्दी से एवेपोरेट होगा, तो आपके हाथ पे ठंडक, एक कूलिंग का इफेक्ट होगा। इस तरह अगर आप नहाकर पंखे के नीचे बैठ जाए तो आपको एक चिलिंग इफेक्ट, एक ठंडा एहसास होगा। उसकी वजह यह है कि जब वाटर वेपर्स एवेपोरेट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं, तो वो असल में अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करते हैं। जब वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी सराउंडिंग से गेन करेंगे, तो ऑब्वियसली सराउंडिंग में थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी। तो थर्मल एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि वहां पर वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। यही वजह है कि हाथ पे गिरा हुआ सिपरेट हो या आप खुद पानी से नहा के या गीले कपड़े पहन के पंखे के सामने बैठे तो आपको थोड़ा सा चिलिंग इफेक्ट या ठंडक फील होगी। उसकी वजह यही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंडिंग से जो थर्मल एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग में थर्मल एनर्जी का लेवल जो वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके जी, अब इस जो कूलिंग इफेक्ट है जो ये एवेपोरेशन की वजह से पैदा होता है, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उनमें जो फर्स्ट है वो हमारे पास कूलिंग बाय फैन है, जो वाटर कूलर्स हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर एवेपोरेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है और गर्मी का एहसास कम हो जाता है। इससे फीवर कंट्रोल के लिए जब किसी पेशेंट को हाई फीवर होता है तो उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ की जाती हैं। ठंडा पानी, ये पट्टियाँ गीली करके उसके माथे पर, जिस्म के हिस्सों पर लगाई जाती हैं ताकि वहाँ पर एवेपोरेशन हो और एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट हो और पेशेंट का जो फीवर है वो कम हो जाए। इस तरह जो तीसरी इसकी एप्लीकेशन है दैट इज अ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग हो रही होती है, रेफ्रिजरेटर जो चीज़ों को ठंडा कर रहा होता है, तो उसके पीछे की जो साइंस है वो असल में यही एवेपोरेशन ही होती है। हम जरा इसको डिटेल से देख लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें पहला जो हमारे पास हीट एक्सचेंजिंग पाइप्स हैं। ये हीट एक्सचेंजिंग पाइप्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक हिस्सा उसका जो फ्रिज के बाहर होता है और एक हिस्सा उसका फ्रिज के अंदर होता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट वो मटेरियल, वो सब्सटेंस होता है जो इन पाइप्स के दरमियान जो है वो फ्लो करता है, जो कंप्रेस और एक्सपेंड होता है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व्स हैं। ये एक्सपेंशन वाल्व्स जो है फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद कंप्रेसर है। कंप्रेसर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पंप है जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और डीकंप्रेस करता है। उसके बाद हमारे पास कंडेंसर और एवेपोरेटर है। कंडेंसर वो प्लेट्स है, वो पाइप्स है जिसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। और एवेपोरेटर वो प्लेस है जहां पर जो रेफ्रिजरेंट है, जो कंप्रेस रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपैंड होता है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? अब होता ये है कि कंप्रेसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो उसको कंप्रेस किया जाता है और इस कंप्रेस रेफ्रिजरेंट को जो फ्रिज के अंदर वाले जो पाइप्स हैं उनके अंदर भेजा जाता है। तो ये कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट वहां पे जब एवेपोरेट होता है, जब वहां पे उसको एक्सपेंड किया जाता है, तो यहाँ की एनर्जी को, फ्रिज के अंदर की एनर्जी को वो कैरी करके बाहर ले आता है और बाहर ये रेफ्रिजरेंट जो वो गर्म हुआ होता है तो बाहर इसकी एनर्जी को रिलीज करके दोबारा कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेसर इसको दोबारा कंप्रेस करके फ्रिज में भेजता है। इससे वो फ्रिज के अंदर से जो कंप्रेशन और डीकंप्रेशन होती है उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से फ्रिज का जो अंदर वाला हिस्सा है वो कूल डाउन हो जाता है।
ओके जी, रेफ्रिजरेंट और इस रिफ्रिज की वजह से कुछ एनवायरमेंटल कॉज भी बन रहे हैं। जो रेफ्रिजरेंट आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड होते हैं, CFC बेस्ड होते हैं, और जब इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड जो रेफ्रिजरेंट है उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, हवा के अंदर उनको रिलीज किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी फ़ज़ा में मौजूद जो ओजोन की लेयर है उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। ये वहाँ पर जाके ओजोन मालिक्यूल को न्यूट्रलाइज करती है, जिसकी वजह से ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, और ये खदशा जाहिर भी हो गया 1974 में। ये साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर इसी तरह CFCs रिलीज होते रहे तो जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन की लेयर है वो नुकसान उसका होगा। तो 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर जब मेजरमेंट्स की गई तो अंटार्कटिका के रीजन के अंदर जो ओजोन की लेयर थी वो डिप्लीट हो चुकी थी, उसमें सुराख हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो वो काज की हैं। तो साइंटिस्ट अब वर्क कर रहे हैं कि इस तरह का रेफ्रिजरेंट बनाया जाए जो नेचुरल हो और जिसका एनवायरनमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। सो ये था थर्मल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कंटेंट जो अब तक डिलीवर किया। अब हम कुछ जो प्रैक्टिस MCQs हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ द हीट इज। हीट का जो SI यूनिट है, तो हीट का जो SI यूनिट है दैट इज जाउल। हम हीट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की नहीं। तो हीट का SI यूनिट जाउल है। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जो SI यूनिट है वो केल्विन है। वैसे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड भी है, बट जो SI यूनिट की बात हो रही सिस्टम इंटरनेशनल की दैट इज केल्विन। द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर कोइंसाइड एट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो स्केल है ये आपस में 273 डिग्री पर कोइंसाइड करते हैं। 310 केल्विन इन सेंटीग्रेड स्केल। तो 310 केल्विन को जब आप फार्मूला के जरिए कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड में तो आंसर आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड इट कॉन्ट्रैक्ट्स टिल टेम्परेचर रीचेस टू 4 डिग्री। हमने पढ़ा था 0 से 4 तक एक एनोमलस इफेक्ट होता है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। SI यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का जो SI यूनिट है दैट इज जूल पर केल्विन। द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू 3 गैमा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसमें हमने थर्मल प्रॉपर्टीज को जो बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पेड सेशन, पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।